गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाग 4 में हमने मतलब इससे लास्ट की वीडियो में हमने मानव के श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था। लगभग हमने इस तरह की संरचना बताई थी, ठीक है ना। आज हम भाग 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने श्वसन तंत्र की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र था, यहाँ से स्वर यंत्र से ऊपर वाला ऊपरी श्वसन तंत्र कहते हैं, और स्वर यंत्र से यहाँ तक इसको निचला श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। बच्च स्थल में पाया जाता है, बच्च गुहा में पाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा जो भाग बांटा था हमने कहा था श्वसन मांसपेशियों के बारे में, ठीक है ना। श्वसन मांसपेशियों का को बच्चों अपन यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों श्वसन मांसपेशियाँ जो होती हैं श्वसन की क्रियाविधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने श्वसन मांसपेशियों को वहाँ पे नहीं आपको नोट कराया था, यहाँ पे उनको नोट कराएंगे, ठीक है ना। श्वसन मांसपेशियाँ बच्चों एक तो होती है डायफ्राम, ये बच्चों कंकाली पेशियों की बनी होती है। कंकाली पेशियों की बनी हुई एक चादरनुमा संरचना होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और भी बच्चों श्वसन मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो फेफड़े होते हैं बच्चों, फुफ्फुस होते हैं, ये पसलियों से बने पिंजरे में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों पसलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लगभग 12 पसलियाँ होती हैं दोनों तरफ। ये पसलियों का पिंजरा रहता है, इसमें ये फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। पसलियों के बीच में जैसे बच्चों ये पसलियाँ पाई जाती हैं इस तरह से बच्चों ये पसलियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखो, मान के चलो ये एक पसली हमने बना ली थोड़ा बहुत समझने के लिए, ठीक है ना। चलो हमने और भी पसली एक और पसली बना ली, थोड़ा बहुत समझने के हिसाब से हमने और भी पसली बना ली, ठीक है ना बच्चों। देखो इस तरह से अब ये पसलियाँ बच्चों ऐसे 12 पाई जाती हैं, ठीक है ना। इनके नीचे ये फुफ्फुस पाए जाते हैं। इन पसलियों के बीच में देखो, यहाँ पर इन पसलियों के बीच में और पेशियाँ पाई जाती हैं जिनको कहते हैं बच्चों अंतरापरशुक पेशियाँ। क्या कहते हैं बेटा? अंतरापरशुक पेशियाँ कहते हैं। परशुक का मतलब होता है पसलियाँ, अंतरा का मतलब बीच में। पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशियों को अंतरापरशुक पेशियाँ कहते हैं। ये अंतरापरशुक पेशियाँ बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पसलियों की बाहर की सतह पर पाई जाती है, इसको कहते हैं बाहरी अंतरापरशुक पेशियाँ, ठीक है ना। बाहरी अंतरापरशुक पेशियाँ। अच्छा, इन अंतरापरशुक पेशियों की एक तो बाहरी सतह पर होती है इस तरफ, जिनको बाहरी अंतरापरशुक पेशियाँ कहते हैं। एक बच्चों नीचे की तरफ और पेशी होती है जिसको कहते हैं आंतरिक अंतरापरशुक पेशी। आंतरिक अंतरापरशुक पेशी, ठीक है ना बच्चों। परशुक पेशी ऐसे बच्चों 2 प्रकार की होती हैं ये। तो श्वसन मांसपेशियाँ बच्चों कुल 3 प्रकार की होती हैं। एक तो डायफ्राम होता है और अंतरापरशुक पेशियाँ होती हैं जो ये बाहरी अंतरापरशुक पेशियाँ और आंतरिक अंतरापरशुक पेशियों में बटी रहती हैं, ठीक है ना बच्चों। ये श्वसन की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चों, ठीक है ना। ये संकुचित होती हैं, शिथिलित होती हैं। अंतरापरशुक पेशियाँ संकुचित होती हैं और शिथिलित होती हैं जिससे डायफ्राम गति करता है, ठीक है ना। डायफ्राम बच्चों देखो अब तो गुंबद के समान आकृति का है, ठीक है ना। ये गुंबद है, गुंबद के अब ये फ्लैट भी हो जाता है, चपटा भी हो जाता है, ऐसे ऐसे गति करता है बच्चों, ठीक है ना। जिससे श्वसन क्रिया चलती है, श्वसन क्रिया होती है। कैसे? तो सबसे पहले बच्चों श्वसन मांसपेशियों के बारे में लिख लीजिए आप। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों श्वसन मांसपेशियाँ, ठीक है ना। ये बच्चों श्वसन मांसपेशियाँ जो हैं श्वसन तंत्र की संरचना का भाग है, ठीक है ना। श्वसन तंत्र की संरचना का भाग होती हैं श्वसन मांसपेशियाँ, ठीक है ना भैया। देखो C नंबर हेडिंग डाल लीजिए, C नंबर, क्योंकि श्वसन तंत्र की संरचना को 3 भागों में बांटा था, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और C होती हैं श्वसन मांसपेशियाँ। हेडिंग डालिए श्वसन मांसपेशियाँ, ठीक है ना भैया। लिखो
लिखें श्वसन क्रिया विधि। श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन क्रिया के लिए विशेष प्रकार की श्वसन मांसपेशियां पाई जाती हैं। श्वसन मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब कौन कौन सी होती है बच्चों, इनके बारे में लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इनको रब कर देता हूं आप, ठीक है ना। देखो ध्यान दीजिए, श्वसन मांसपेशियां, ठीक है ना भैया। लेकिन ये मांसपेशियां श्वास को लेने, को अंदर लेने, मतलब फेफड़ों में, एवं बाहर छोड़ने, श्वास का मतलब होता है बच्चों वायु एक तरह से, एवं बाहर छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे लिखें, वक्ष स्थल की सतह पर, वक्ष स्थल बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की संरचना को कहते हैं वक्ष स्थल। ठीक है ना भैया। और सतह बच्चों ये रही, वक्ष स्थल की सतह कहाँ रही, ये रही। वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल की सतह पर, की सतह पर कंकाली पेशियों से बनी एक चादरनुमा संरचना पाई जाती है। चादरनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है ना। आगे लिखें बच्चों, इसके अतिरिक्त पसलियों, रिब्स, पसलियों को बच्चों रिब्स कहते हैं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त पसलियों के बीच में, पसलियों के मध्य में कर लीजिए, पसलियों के मध्य में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां पाई जाती हैं जिन्हें अंतरापर्शुक, या फिर कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों इंटरकोस्टल। ठीक है ना। कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, पसलियां। ठीक है ना। इंटरकोस्टल, अंतरापर्शुक पेशियां कहते हैं। अंतरापर्शुक पेशियां कहते हैं, जो दो प्रकार की होती हैं। जो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना भैया। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। देखो लिखो, जो दो प्रकार की होती हैं।
नंबर ए। इसी में कंटिन्यू करें बच्चों। बाहरी अंतरा परसुक पेशियां एवं बी आंतरिक अंतरापर्शुक पेशियां, आंतरिक अंतरापर्शुक पेशियां, इनको कह सकते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इनको कह सकते हैं इंटरनल मतलब आंतरिक, इंटरकोस्टल मसल्स या पेशियां होती हैं। आगे लिखें बच्चों, ये पेशियां ना ऐसे लिखें, इन पेशियों में संकुचन एवं शिथिलन होता है। ये पेशियां बच्चों संकुचित भी होती हैं मतलब सिकुड़ती हैं, पास आती हैं, एवं शिथिलन का मतलब है अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाती हैं। संकुचन होता है, शिथिलन भी होता है। तो इन पेशियों में संकुचन एवं शिथिलन होता है, जिससे डायफ्राम गति करता है। डायफ्राम गति करता है और श्वसन क्रिया होती है, और श्वसन क्रिया होती है। ठीक है ना बच्चों। अंतरापर्शिक पेशियों में संकुचन होगा, शिथिलन होगा, जिससे डायफ्राम गति करेगा। किस प्रकार गति करेगा बच्चों, इसको समझाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक मानव के श्वसन तंत्र की संरचना कंप्लीट होती है। आगे बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है ना बच्चों। श्वसन मांसपेशियों को बच्चों इस वीडियो में कराना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, क्योंकि श्वसन की क्रियाविधि बच्चों इन मांसपेशियों के बगैर समझ में नहीं आती है। तो हेडिंग डाल लें, मानव में श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, ठीक है ना भैया। तो बच्चों मानव में श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो तब जब श्वास अंदर लेते हैं, इसको कहते हैं अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन, ठीक है ना बच्चों। श्वास को बच्चों वायु को बाहर छोड़ते हैं, इसको कहते हैं वही श्वसन या बाहरी श्वसन या उच्च वसन भी इसको कह देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें बच्चों लिखें आप लोग, मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा है, ठीक है ना भैया। पहला ए नंबर लिखते हैं, इसको कहते हैं बच्चों बाह्य श्वसन। ठीक है ना भैया। या इसको बच्चों कह देते हैं आंतरिक श्वसन। या बच्चों इसको कह देते हैं अंतः श्वसन या नी श्वसन। नी श्वसन इस तरह से बच्चों, ये बाह्य श्वसन। बाह्य नहीं बच्चों, अंतः श्वसन, ठीक है ना। अंतः श्वसन इस तरह से, अंतः श्वसन
या आंतरिक श्वसन या निःश्वसन। ठीक है ना। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो बच्चों क्या क्या होता है, श्वास या वायु अंदर कब जाती है, आपको विशेष रूप से इसे समझना होगा। मैंने अंतरापरशु पेशियाँ आपको दो प्रकार की बताई थी। ठीक है ना। एक तो बाहरी अंतरापरशु पेशी मैंने बताई थी आपको, और दूसरी बताई थी बच्चों मैंने आपको आंतरिक अंतरापरशु पेशी भी मैंने आपको बताई थी। दो प्रकार की होती है। ये मान के चलो दो पसलियाँ हैं बच्चों। ठीक है ना। नीचे की तरफ तो पाई जाती हैं आंतरिक अंतरापरशु पेशियाँ, और ऊपर की तरफ पाई जाती हैं बच्चों बाहरी अंतरापरशु पेशियाँ। जब ये बाहरी अंतरापरशु पेशियाँ बच्चों संकुचित होती हैं, ऐसे बच्चों ये संकुचित होती हैं, ऐसे ये वाली ऐसे बच्चों संकुचित होंगी तो क्या होगा, ये आंतरिक अंतरापरशु पेशियाँ जो हैं फैलेंगी, अपनी शिथिल अवस्था में आएंगी। जब बाहरी अंतरापरशु पेशियाँ संकुचित होती हैं तो क्या होता है, आंतरिक अंतरापरशु पेशियाँ जो होती हैं शिथिल अवस्था में आती हैं, उनका शिथिलन होता है, जिससे बच्चों क्या होता है, जो पसलियाँ जो हैं ऊपर की तरफ गति करती हैं, ऊपर की तरफ पसलियाँ गति करती हैं। पसलियाँ जब ऊपर की तरफ गति करती हैं तो डायफ्राम बच्चों नीचे की तरफ गति करता है। ये डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहरी अंतरापरशु पेशियाँ संकुचित होती हैं और पसलियाँ जो हैं ऊपर की तरफ गति करती हैं, और डायफ्राम जो है नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है ना। तो बच्चों आप श्वास लेके देखें, अंदर श्वास लेके देखें तो आपका जो पसलियाँ हैं ये ऊपर की तरफ आएंगी, और आपका जो स्टोमक है, पेट है, ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। इसका मतलब है डायफ्राम ने नीचे की तरफ गति की। अब इससे क्या होगा बच्चों, पसलियाँ ऊपर आने से, डायफ्राम नीचे जाने से क्या होगा, बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। बच्च गुहा का आयतन बढ़ गया, इसका मतलब वहाँ पर वायु का दाब कम हो गया। ठीक है ना। वायु का दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब से कम हो गया, तो बाहरी वायु जो है, वातावरण की वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को बच्चों अंतः श्वसन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मैं लिखवा दूंगा बच्चों, समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा आगे लिखें तो बच्चों, इसमें जब हम श्वास लेते हैं इसको रब कर दूं बच्चों यहाँ से, श्वास लेते हैं तो बाहरी अंतरापरशु पेशियाँ, बाहरी अंतरापरशु पेशियाँ या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पेशियाँ संकुचित होती हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ठीक है ना। गुंबद आकृति से चपटा हो जाता है। ठीक है ना। नीचे की ओर गति करता है, और पसलियाँ ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर गति करती हैं, जिससे बच्च गुहा क्या होती है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाली संरचना को कहते हैं बच्च। ठीक है ना। इसमें अंदर गुहा या खाली स्थान पाया जाता है जिसमें फेफड़े उपस्थित होते हैं, उसमें बच्चों हृदय भी उपस्थित रहता है, उस खाली जगह को कहते हैं बच्च गुहा, जिससे बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है, मतलब जगह ज़्यादा हो जाती है, आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों
में उपस्थित ऐसे लिखें, जिससे फेफड़ों का दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, से कम हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। फेफड़ों में करो बच्चों, फेफड़ों में दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। बच्चों आपको मालूम है वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ठीक है ना। फेफड़ों में दाब कम हो गया बाहरी वायुमंडल की तुलना में, तो बाहरी वायुमंडल से वायु जो है फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी, कम हो जाता है। और वातावरण से वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब वायु फेफड़ों में प्रवेश कर गई, इसका मतलब वायु वो ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश कर गई। ठीक है ना बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, फेफड़ों में प्रवेश कर गई, इसका मतलब वायु जो है कोशिकाओं में प्रवेश कर गई। ठीक है ना। फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाओं में या वायु पुटिकाओं में वायु प्रवेश कर जाती है। अब वहाँ पर बच्चों विसरण के द्वारा ऑक्सीजन जो है रुधिर की पतली पतली नलियों केशिकाओं में पहुँचती है, केशिकाओं से रक्त में पहुँचती है। ठीक है ना, कोशिकाओं में पहुँचती है। ठीक है ना। इस प्रकार से आगे लिखें बच्चों आप लोग। इसे अंत्य श्वसन कहते हैं, इसे अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है ना भैया। आगे लिखें बच्चों, वायु पुटिकाओं या कूपिकाओं एक ही बात होती है, वायु पुटिकाओं या कूपिकाओं एक ही बात है, से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रुधिर केशिकाओं में पहुंच जाती है। रुधिर केशिकाओं में पहुंच जाती है। ठीक है ना भैया। आगे लिखें, आगे लिखें बच्चों, रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्धक पाया जाता है। श्वसन वर्धक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है ना, भी कहते हैं इसको, श्वसन वर्धक पाया जाता है जो ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता रखता है। अधिक बंधुता रखता है। ठीक है ना बच्चों। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है या ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। यहाँ पर बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है ना। क्या बनता है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर बनता है। आगे लिखें, रुधिर के द्वारा यह O2
विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है। में पहुंचाई जाती है जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में, ठीक है ना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा बनने वाली CO2 ऊर्जा उत्पन्न होगी तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी, तथा बनने वाली CO2 गैस को रुधिर के द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है, फेफड़ों में लाया जाता है, ठीक है ना भैया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फेफड़ों में लाया जाता है, ठीक है ना, फेफड़ों में उपस्थित, ऐसे लिख लें बच्चों, फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाओं में लाया जाता है, एक ही बात है, ठीक है ना, कूपिकाओं या वायु पुटिकाओं एक ही बात है। कूपिकाओं कोष्ठक में लिख लेंगे वायु पुटिकाओं, ठीक है ना भैया, में लाया जाता है। अच्छा, तो बच्चों ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः फेफड़ों में आ गई, ठीक है ना। तो ये पहली विधि है, श्वसन क्रिया विधि को दो भागों में बांटा गया था, इसको कहते हैं अंत्य श्वसन, ठीक है ना। आगे बच्चों दूसरी हेडिंग डालें, बहिःश्वसन। नेक्स्ट बहिःश्वसन। बहिःश्वसन को भी बच्चों आपको समझना होगा। बी हेडिंग डालें बच्चों, बहिःश्वसन। इसको बच्चों उच्च वसन भी कह देते हैं, उच्च वसन, या इसको बाहरी श्वसन भी कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्रिया कैसे होती है, मतलब फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलती है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, जो आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां होती हैं बच्चों, ये संकुचित होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों ये शिथिल अवस्था में आ गई थी, ठीक है ना। जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियां ये संकुचित हुई थी ऊपर वाली इस तरह से, तो ये वाली शिथिल अवस्था में आ गई, ठीक है ना, आंतरिक वाली। अब बच्चों आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां संकुचित होती हैं तो बाहरी अंतरापरशुक पेशियां वो शिथिल अवस्था में आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है और पसलियां जो है नीचे अंदर की तरफ गति करती हैं, पसलियां अंदर की तरफ, डायफ्राम ऊपर की तरफ। फेफड़ों का आयतन या बच्चों वायु का आयतन कम हो जाता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और वायु जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो लिखें बच्चों, जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां संकुचित होती हैं, संकुचित होती हैं, जिससे डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है,
देखो बच्चों, ऐसे गुम्मद रूप में आ जाता है, ठीक है ना। तथा पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं, तथा पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं। देखो बच्चों, श्वास, आप लोग श्वास को बाहर छोड़ के देखिए, आपकी पसलियां अंदर की तरफ गति करेंगी। अंदर की तरफ गति बच्चों क्यों करेंगी? क्योंकि आंतरिक अंतरापरशु पेशियां वो संकुचित हो गई हैं, ठीक है ना। और आपका पेट थोड़ा सा पिचक जाएगा, इसका मतलब जो डायफ्राम है वो गुम्बद आकार का हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा, जिससे बच्चे गुहा का आयतन क्या है, कम हो जाएगा। फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, फेफड़ों का जो दाब है वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो वायु अपने आप ही वातावरण में निकल जाती है, ऊपर की ओर गति करती हैं, जिससे बच्च गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना, जब ये अंदर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। आगे लिखें, परिणाम स्वरूप फेफड़ों में दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। तथा CO2 गैस फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को उच्च वसन या फिर वही श्वसन कहते हैं, वही श्वसन कहते हैं। इस प्रकार बच्चों लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार ये लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है। तो इस तरह बच्चों श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है, ठीक है ना। आगे बच्चों कभी कभी एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो बच्चों आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु डाल लो, हेडिंग डालिए आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु देखो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अभी बताता हूं। महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है फेफड़ों के व्यवहारिक कार्यों को निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापा जाता है कि फेफड़े कितना कार्य कर सकते हैं। फेफड़ों की दक्षता को मापा जाता है, किस प्रकार से फेफड़े ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को विसरित कर सकते हैं। इसको कहते हैं फेफड़ों की कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो फेफड़ों की कार्य क्षमता को एक यंत्र के द्वारा नापा जाता है, ठीक है ना। उसको लिखते हैं, लिखें बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेफड़ों के व्यवहारिक कार्यों को
कार्य को निर्धारित करने के लिए फेफड़ों की कार्यक्षमता एवं दक्षता को स्पाइरोमीटर, अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों, स्पाइरोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यंत्र के द्वारा मापा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों क्या है, हेडिंग डालने इसको, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन क्या होता है बच्चों? बलपूर्वक अगर हम उच्च वसन कर दें, बलपूर्वक उच्च वसन करने का मतलब है अपने फेफड़ों की वायु को हम निकाल दें, ठीक है ना, श्वास को बाहर छोड़ दें, ठीक है ना। दूसरी बात, बलपूर्वक हम निश्वसन करें, बलपूर्वक अपन क्या करें, निश्वसन करें। इसका मतलब आप बच्चों ऐसे समझ लीजिए, अपन सांस लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। कितनी वायु को हम अंदर लेते हैं, कितनी वायु को हम बाहर छोड़ते हैं, ये 500 ml के बराबर होती है। किसके बराबर, कितने के बराबर होती है? 500 मिलीलीटर के बराबर होती है। इसी को कहते हैं ज्वारीय आयतन, ठीक है ना। लिखो तो इसमें लिखें बच्चों, सामान्य श्वसन के समय, ठीक है ना बच्चों, बलपूर्वक नहीं बच्चों, सामान्य, सामान्य श्वसन के समय, सामान्य श्वसन के समय एक अंतः श्वसन में, एक अंतः श्वसन में, एक अंतः श्वसन में फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन, वायु का आयतन, अथवा ये तो बच्चों अंत श्वसन किया है, अब श्वास को बच्चों बाहर छोड़ेंगे, ठीक है ना। अथवा एक वही श्वसन में, अथवा एक वही श्वसन में एक वही श्वसन में फेफड़ों से निकली जाने वाली फेफड़ों से निकली जाने वाली वायु का आयतन, वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। ज्वारीय आयतन कहलाता है। जिसकी माप 500 ml होती है। ml का मतलब होता है मिलीलीटर, ठीक है ना। हम श्वास को अंदर लेते हैं, लगभग 500 मिलीलीटर वायु लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं लगभग 500 मिलीलीटर, ठीक है ना। उसी को कहते हैं अपन ज्वारीय आयतन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन क्या है, ठीक है ना बच्चों। अवशेषी आयतन इंपॉर्टेंट है, या इसको कह सकते हैं बच्चों अपशिष्ट आयतन, या इसको अपशिष्ट आयतन भी कह सकते हैं।
अपशिष्ट आयतन। सिंपल परिभाषा है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, बलपूर्वक आप श्वसन कर लो एक बार में, या फिर ऐसा कीजिए आप बलपूर्वक श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आपने कितनी श्वास बाहर निकाली, आप जितनी श्वास बाहर निकाल सकते हो निकाल दो, फिर भी बच्चों फेफड़ों में वायु शेष रह जाती है। उस शेष बची हुई वायु को अपन अपशेषीय आयतन या अपशिष्ट आयतन कहते हैं। 1200 ml होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 1200 ml होती है। लिखें बच्चों इसमें आप लोग बलपूर्वक बहिःश्वसन करने पर, बलपूर्वक बहिःश्वसन करने पर बलपूर्वक बहिःश्वसन करने पर फेफड़ों में जो वायु शेष बचती है, फेफड़ों में जो वायु शेष बचती है उसे अवशेषी या अपशिष्ट आयतन कहते हैं। आयतन कहते हैं जिसकी माप 1200 मिलीलीटर, ठीक है ना, होती है। 1200 मिलीलीटर होती है। लगभग 1200 ml वायु बच्चों शेष रह जाती है, आप कितना भी सांस को बाहर निकाल दो, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको श्वसन की क्रिया विधि समझ में आई होगी, ठीक है ना। और आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोई भी बात आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें, ठीक है ना, और मुझे बताएं। धन्यवाद।